द माइटी थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमें यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से वो जो एक पूरा का पूरा सीड है उसको ओडिन बता रहे कि वो एक एग है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, जो कि इस टाइम से भी पुराना है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। लेकिन ओडिन का उस पूरे के पूरे एग के साथ क्या मकसद है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी पावर सोर्स को देख के गैलेक्टस जो है इसके पीछे आ रहा है और सिल्वर सर्फर यहाँ अर्थ कर ऊपर आता है इस पूरी की पूरी वार्निंग को लेके और ओडिन से उस सीड को मांगता है। लेकिन ओडिन उसको वो सीड देने से इनकार कर देते हैं और थॉर और सर्फर के बीच एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली वोल्स्टैक के साथ होती है, जो कि रोजाना अपनी रूटीन के मुताबिक अर्थ के ऊपर शहर पे निकला हुआ है और वो रोजाना उसी डाइनर के अंदर जाके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करता है। लेकिन आज जब वो वहाँ उस पूरे के पूरे डाइनर के अंदर जाता है तो वहाँ पे कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली वही फादर मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज को लेकर आया हूँ। तो वोल्स्टैक बोलता है कि ओह बहुत बढ़िया, आखिरकार आपके पास क्या न्यूज़ है मेरे लिए। तो वहीं से वो बता दें कि न्यूज़ ये है कि द क्राइस्ट वो वापसी लौट आए हैं। तो वहीं से वो उसने कहता है कि रियली, चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है उनके लिए, और वैसे भी मैं उस आदमी से काफ़ी लंबे अरसे से मिलना चाहता हूँ। तो वो फादर एकदम गुस्से में आता है और कहता है कि ये चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं। यू नो सर, नेवर माइंड, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली यहाँ पे आपको मैसेज डिलीवर करने के लिए आया हूँ। मैं एक गॉडली मैन हूँ और मैं लेकिन वोल्स्टैक कहता है कि देखो टाइनी वन, मैं तुम्हारे गॉड और तुम्हारे गॉडली मैन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और हम गॉड्स के बीच मर के वापसी जिंदा हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई न्यूज़ है तो मेरे लिए ये कोई न्यूज़ नहीं है बेटे, और अगर अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा ताकि मैं ब्रेक कर सकूँ अपने फास्ट को जाके हॉल ऑफ बेल्स के अंदर। लेकिन वहीं से वो पादरी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए हुए होते हैं और वो काफ़ी गुस्से में आ चुके होते हैं और कहते हैं कि सर हमारे पास एक मैसेज है। तो वहीं से वो बिल आता है और वोल्स्टैक बोलता है कि बिल आखिरकार ये क्या चल रहा है। तो बिल कहता है कि वोल्स्टैक देखो, उनका कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो वोल्स्टैक बोलता है कि जाना होगा कहाँ पे बिल, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से वो फादर बोलता है कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, अपनी सॉर्ड्स, अपनी शील्ड्स और अपनी फ्लोटिंग सिटी को यहाँ से लो और हमसे जितना ज़्यादा दूर हो सके चले जाओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ब्रोकस्टोन अब एसगार्ड से बेजार आ चुका है, तुम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। तो वोल्स्टैक बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम चले जाएंगे और इसके अंदर तुम्हारा ही लॉस है। लेकिन इसी तरह हम फॉलन एसगार्ड के ऊपर शिफ्ट हो तो यहाँ पे थॉर और सिल्वर सर्फर ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन सर्फर बोलता है कि रुक जाओ थॉर, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो थॉर बोलता है कि अब तो देर हो चुकी है। तो सर्फर बोलता है कि नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए देर नहीं होती। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि थॉर आता और सिल्वर सर्फर के ऊपर ज़बरदस्त तरीके का अटैक करके उसको दूर फेंकता है और सर्फर बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा ही ठीक है। तो वहीं से ओडिन बोलता है कि नहीं लड़के रुक जाओ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सर्फर बोलता है कि जैसा कि उसने कहा था ना कि अब देर हो चुकी है, बोर्ड। और अगले पल हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर अपनी बोर्ड को मारते हुए सीधा थॉर के ऊपर अटैक करता है और थॉर बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है जिसका खून आना शुरू हो चुका होता है। और वहीं से थॉर बोलता है कि यू बॉल्ड एंड ग्लिटरिंग बास्टर्ड, आज मेरा जो है वैसे ही दिन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था और तुमने मुझे वो एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं तुम्हारे पर बरस पड़ूँ। तो वहीं से ओडिन बीच में आते और कहते हैं कि अभी नहीं बच्चे, क्योंकि वैसे भी हम एक मैसेंजर को नहीं मारते हैं, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो अपने मैसेज को डिलीवर ना कर दे। तो वहीं से सिल्वर सर्फर बोलता है कि तुम्हारा ये छोटा हैमर और तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें उस पूरी की पूरी भूख से नहीं मिटा सकता है जो कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए आ रही है। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि क्या तुम दोनों की बातचीत ख़त्म हो गई है तो मैं तुम लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम दोनों बात कर रहे हो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। तो सर्फर बोलता है कि ऑफ कोर्स ऑल फादर, मैं आपकी कोई बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। वो सीड ऑल फादर, गैलेक्टस को सीड की तलाश है। तो थॉर बोलता है कि द सीड, क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई फार्मर्स बन चुके हैं, क्या हम यहाँ अर्थ के ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं, और आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैडमैन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फादर क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगे। तो सर्फर वहीं से बताता और कहता है कि आपके पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है अपने ख़जानों के अंदर जिसको एक सीड की तरह माना जाता है, और ये एक सुपर डेंस कॉस्मिक हार्ट है जिसको आपने स्पेस एंड टाइम से खींच कर निकाला है, एक आर्टिफैक्ट जो कि टाइम बिफोर टाइम से मौजूद है। ये वो चीज़ है जो कि हम सबसे ज़्यादा पुरानी है और ये वो चीज़ है जो कि हम सबके बाद भी रहने वाली है। ये पावर, ये एनर्जी किसी भी बाउंड्री के बियॉन्ड है, इसको कोई लैंग्वेज, कोई मैथमेटिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ये जो है एक इटर्नल सोल ऑफ ऑल फादर है और इसके ज़रिए मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। आप इस बात को देख रहे हैं ना कि गैलेक्टस को इसी चीज़ की तलाश है। अगर ये चीज़ गैलेक्टस हासिल कर ले तो उसकी जो भूख है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इसके ज़रिए आप उन अनटोल्ड लोगों को, अनटोल्ड स्पीशीज़, अनटोल्ड लाइफ्स को बचा सकते हैं जो कि गैलेक्टस अपनी भूख मिटाने के लिए ख़त्म करेगा। तो वो यहाँ पे आ रहा है और ये बात सुन के आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी परमिशन मांग रहा था, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन वहीं से ओडिन सर्फर के गले को पकड़ते और कहते हैं वो इसको हासिल नहीं कर सकता है, जाओ और जाके अपने मास्टर से इस बात को कह दो, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देने वाले हैं। और तुमसे तुम्हारे मास्टर ने जो कुछ भी कहा है इस चीज़ के बारे में वो बिल्कुल गलत कहा है।
तो तुम मेरे दोस्त यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। अब यहाँ से चले और वापसी लौटकर तभी आना जब तुम्हारे मास्टर तुम्हें सच बताएंगे। तो सर्फर बोलता है कि जैसा आप चाहें ओडिन, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि मेरे वर्ड्स उतने ही ज़्यादा अच्छे और स्ट्रांग होते हैं। लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो करके ज़रूर दिखाता हूँ। हमारी जंग अर्थ के साथ नहीं है, हम यहाँ अर्थ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आएंगे। नॉट अर्थ नॉट मैन, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वहीं से ओडिन बोलते कि वेल, इसके अंदर तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थॉर बोलता है कि मैं इस बात को तो एडमिट करूंगा फादर कि इस वक्त मैं यहाँ पे एंग्री और कंफ्यूज दोनों ही हूँ, और ये दोनों मूड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो वहीं से ओडिन बताते हैं कि वो सीड जो कि तुम उस पूरी की पूरी रूट से लेकर आए हो वर्ल्ड ट्री की, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ के अंत तक रहने वाला है। जब अंत के अंदर सारा का सारा मैटर, सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगी, तो उसके बाद यही वो सीड है जो कि आगे आने वाली यूनिवर्स को दोबारा से जन्म देगा, जो कि साइकिल को स्टार्ट करेगा। ये सीड अपने आप को हमेशा सर्वाइव करके रखेगा और यही बर्थ देगा आगे आने वाले नए वर्ल्ड ट्री को, और इसी के ज़रिए नया गैलेक्टस पैदा होगा जो कि उस यूनिवर्स के अंदर होगा जब तक ये सीड एग्जिस्ट करता है। गैलेक्टस इस बात को जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी मारा जाएगा, तो इसलिए वो इस सीड को अपने पास हासिल करके इमॉर्टल बन जाना चाहता है, ताकि ये यूनिवर्स कभी ख़त्म ही ना हो और कोई नया गैलेक्टस ना बने और ये गैलेक्टस हमेशा से ज़िंदा रह सके। गैलेक्टस जो है वो चाहता है कि वो गॉडहुड को हासिल कर ले, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहता है। तो बेसिकली अब हमें ओडिन ने बताया कि ये सीड क्या चीज़ है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब ये पूरी की पूरी यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगी तो यही वो सीड है जो कि नई यूनिवर्स के अंदर बिग बैंग को लेकर आएगा और सब कुछ वापसी शुरू होगा। लेकिन गैलेक्टस इस सीड को हासिल करके एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग बनना चाहता है जिसको कभी कोई मार ना सके। तो थॉर बोलता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा फादर, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हम सभी चाहते हैं। तो लगता है कि अब जंग का वक्त आ ही चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर यहाँ पे ये मैसेज लेके वापसी अपने मास्टर के पास आ चुका है, जो कि ये लोग कहीं और नहीं बल्कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर चांद के ऊपर बैठे हुए हैं। और सर्फर कहता है कि उनका जवाब बहुत ज़्यादा साफ था मास्टर। कभी कभार इंसानों की अच्छाई को देख के मुझे ये बात सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि इनके गॉड्स इतने ज़्यादा बारबेरियस कैसे हो सकते हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि उनके गॉड्स उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ों को कर सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं लेडी सिफ के चैम्बर के अंदर, जहाँ वो रात में सो रही होती हैं। और हम देखें तो लोकी यहाँ पे उनके चैम्बर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है और एक तरह की शरारत कर रहा होता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, कम ऑन, मैं गॉड ऑफ मिस्चिफ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि लोकी बेसिकली यहाँ पे लेडी सिफ के पास आके उनके बालों को काटने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर आपको नहीं पता तो नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे लोकी ने बेसिकली लेडी सिफ के बाल काटे थे और उनका मजाक बनवाया था। और वहाँ पे लोकी जैसे ही उनके बाल को काटता है तो वहीं पे फौरन से लेडी सिफ की आंखें खुलती हैं और वो अपनी तलवार निकाल के उसके पूरी की पूरी रस्सी को काटती हैं जिससे वो लटक रहा था। और लोकी ज़मीन पे गिर जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी सिफ, मुझे माफ़ कर देना। ओह, तुम्हारा तो ब्लैंकेट गिर चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि लेडी सिफ अब यहाँ पे खड़ी होती हैं तो उनके ऊपर कुछ नहीं सिवाय उनके बाल के, मतलब आप देख के तो समझ ही सकते हैं। और वो कहती हैं यहाँ पे तुम किसके गिरने की बात कर रहे हो, ब्लैंकेट की या ब्लेड की? मैं दोनों में से कोई एक ही चीज़ गिरा सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ब्लैंकेट को उठा के ब्लेड को गिरा देती हूँ तुम्हारे हलक के अंदर, ताकि तुम जो कुछ भी शरारत करने की कोशिश कर रहे थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो लोकी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई भी चीज़ गिरे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे आता है और एक ज़बरदस्त तरीके का आर्मर पहना हुआ है और कहता है कि फॉर्जर ने हमारे स्टेलर आर्मर्स को बना लिया है और हम स्ट्राइक वेव के लिए तैयार हो चुके हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ज़रा एक मिनट, यहाँ पे ये क्या चल रहा है? तो लोकी वहाँ से फ़ौरन उठता है और भागते हुए बोलता है कि कुछ नहीं मेरे भाई, जाओ तुम जाके अपने एडवेंचर को पूरा करो। तो वहीं से सिर्फ बोलती है कि मैं उसको जान से मार डालूंगी। तो थॉर बोलता है कि क्यों? तो सिर्फ कहती है क्या इस बात से कोई फ़र्क भी पड़ता है? तो थॉर बोलता है कि प्रोबेबली नॉट। और इसी तरह थॉर बताता है कि बेसिकली अब ओडिन ने उनको एक पूरे के पूरे मिशन के ऊपर भेजने के लिए बोला है और इसके लिए ही उनके ये सारे के सारे स्टेलर आर्मर्स को तैयार कर दिया गया है और अब वक्त आ चुका है कि वो लोग भी तैयार होकर वहाँ से आगे बढ़ें। तो और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वोल्स्टैक जब ये देखता है कि किस तरीके से सारे के सारे लोग अब स्पेस के अंदर गैलेक्टस से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं आर्मर्स को पहन के, वोल्स्टैक की तो यहाँ फट जाती है और वो यहाँ पे ये बहाना देता है कि जब सारे के सारे लोग एसगार्ड को छोड़ के चले जाएंगे तो कोई ना कोई तो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए ना लोगों को देखने के लिए। तो वहीं से फेंड्राल बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे भी ये आर्मर तुम्हारी मोटी बॉडी के हिसाब से बहुत छोटा है। लेकिन इसी तरह ओडिन आते हैं और कहते हैं कि वॉरियर्स, गैलेक्टस एक टायरेंट है, एक बुली है जो कि अपने आप को एक गुंडा समझता है, लेकिन उसने आज से पहले हम जैसे वॉरियर से कभी मुकाबला नहीं किया होगा जो कि उसकी नज़रों में देख के उसको मना कर सकें। हम उसके ऊपर बहुत ही हार्ड स्ट्राइक करने वाले हैं और ये स्ट्राइक बहुत ज़्यादा फास्ट होगी कि उसको दोबारा संभलने का कभी मौका ना मिले। लेकिन वहीं से लेडी सिर्फ बोलती है कि थॉर तुम्हारा वो ज़ख्म वो बद से बदतरीन होते जा रहा है। तो थॉर बोलता है कि सिर्फ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। तो ओडिन बोलते हैं क्या कहा मेरे बच्चे, क्या मैंने तुम्हारे मुंह से दर्द का अल्फाज सुना? तो थॉर बोलता है कि हाँ, मैं बस आपको यही बता देना चाहता हूँ कि दर्द एक ऐसा तोहफा होने वाला है जो कि हम सब जाके आज गैलेक्टस को देने वाले हैं ताकि फिर दोबारा कभी वो एसगार्ड की तरफ अपनी नज़रें उठा के ना देख सके। फॉर एसगार्ड।
और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली गैलेक्टस वो एसगार्ड की तरफ आ रहा है और ओडिन और बाकी सारे के सारे गॉड जो हैं वो जबरदस्त तरीके के अपने आर्मर्स पहन के गैलेक्टस से मुकाबला करने के लिए स्पेस के अंदर जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।